फर्स्ट आर्टिकल है आर डेटा नॉट फॉर सेल। अपार गुप्ता जी के द्वारा लिखा हुआ ये आर्टिकल है। देखो अभी रिसेंट एक न्यूज़ रिलीज हुई थी जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा कि जल्दी से जल्दी हमारे पास में जो डेटा अवेलेबल है, जो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के बेसिस पे, आज आप जानते हो हम कहीं पर भी कोई भी गवर्नमेंट फैसिलिटी को यूज़ करना चाहते हैं तो हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन डालनी होती है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन में हम हमारी एंट्रीज डालते हैं ना, तो वही गवर्नमेंट के लिए डेटा है और वही हमारी इन्फॉर्मेशन है। तो गवर्नमेंट जो है इस डेटा को कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ करने के लिए कि हाँ इसमें हम डेटा को कैटेगराइज करेंगे और डेटा को सेल करेंगे, बेचेंगे, फिर उससे जो पैसा आएगा उससे हम हमारी जो ज़रूरतें होंगी वो फुलफ़िल करेंगे, लोगों की वेलफेयर का काम जो है वो आसानी से हो पाएगा। तो ऐसे में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा एक ड्राफ्ट का मतलब हो गया कि एक कच्चा चिट्ठा रिलीज़ किया गया है जिसपे पब्लिक से कमेंट मांगे गए हैं कि भाई आप बताओ कि हमें क्या करना चाहिए, हमें ये पॉलिसी लाने की सोच रहे हैं। और पॉलिसी का नाम है इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी 2022। तो यहाँ पर इंडिया में जो पब्लिक सेक्टर डेटा है ना, उसको एक तरीके से गवर्नमेंट जो है वो अपने एक कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ करना चाहती है। ठीक है, तो इसमें देखो एक कंसर्न तो हम पहले भी बात कर चुके हैं। वो कंसर्न क्या है कि जिस तरीके से डेटा को यहाँ पर कॉमर्शियलाइज करने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, उसमें जो दूसरी कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज, जो कि डेटा का इस तरीके से एक्सचेंज के बेसिस पे अपनी रेवेन्यू कमाती है, वो प्राइवेट कंपनीज है, वो ऑब्जेक्ट करेंगी। वो तो हम देख चुके हैं। पर अब हम यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर हम कुछ लीगल और एक कहते हैं ना कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर राइटर की तरफ से ऑब्जेक्शंस देखेंगे। अब देखो अगर ये इस तरीके की पॉलिसी पास हो जाती है ना, अभी तो ड्राफ्ट रिलीज हुआ है, और अगर ये फाइनलाइज हो जाती है पॉलिसी, तो जितना भी डेटा गवर्नमेंट के पास में, जितना भी इंफॉर्मेशन है जो कि या तो गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया है या जनरेट हुआ है या गवर्नमेंट के आर्काइव्स कहीं पे स्टोर्ड मैनर में कहीं पे डेटा अवेलेबल है, तो उसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जो हैं वो फ्रीली इस पॉलिसी के बेसिस पे उस डेटा को कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ कर पाएंगी। तो स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट भी आ गया यहाँ पर, और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तो ये डेटा रिलीज किया गया है ही। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि ये पॉलिसी जो है वो दो पर्पजेस के लिए की जा रही है। एक तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डेटा शेयर, स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डेटा जो है वो इजीली एक्सचेंज हो सकेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में कोई डेटा है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए फ्रूटफुल है, तो स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए कुछ पेमेंट दे करके और वो डेटा ले सकेगी, और सेम चीज़ कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को जो डेटा दिया जाए। इसके अलावा हाई वैल्यूड जो डेटा सेट्स हैं उनका प्रॉपर वैल्यूएशन होगा और उसके लिए लाइसेंस इशू किए जाएंगे कि कौन उस डेटा को एक्सेस कर सकता है। तो इसका मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी एक्सचेंज हो जाएगा डेटा का, और एक डेटा का कैटेगराइजेशन हो जाएगा ना कि हाँ ये डेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस डेटा की वैल्यू अच्छी खासी हम निकाल सकते हैं मार्केट से। तो ये पॉइंट क्या आ रहा है कि यहाँ पर सरकार जो है वो कॉमर्शियल रोल प्ले कर रही है। तो क्या आज के टाइम पे या फिर एक जो गवर्नमेंट का रोल है वो क्या प्रॉफिट मेकिंग का हो सकता है? तो ये एक तो कंसर्न ऑलरेडी है। अब रिस्क है यहाँ पर तीन, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मेन हाईलाइट कर रहे हैं। तो इसके अलावा सबसे पहली चीज़ तो ये आ जाती है कि आज हम अगर देखें तो हम कितना डेटा शेयर करते हैं गवर्नमेंट के साथ में। आधार का ले लो कि आधार को बैंक अकाउंट से कनेक्ट करना है। अब आधार के पास में हमारी कितनी इन्फॉर्मेशन है, हमारे फिंगरप्रिंट्स अवेलेबल है, हमारे आइरिस स्कैन किया हुआ है, हमारा फेशियल रिकॉग्निशन है प्रॉपर, वहाँ पर हमारे पेरेंट्स के बारे में पूरी डिटेल है, मोबाइल नंबर है, या फिर आप जानते हो पूरी डिटेल अवेलेबल है आधार कार्ड में। तो वो चीज़ें अगर बैंक अकाउंट के साथ कनेक्ट करने के लिए मैंडेटरी कर दिया था तो इससे कितना ज़्यादा रिस्क हो गई थी। ठीक है, इसके आगे बताया जा रहा है कि जो हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लेबर्स हैं उन्होंने भी अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है ई श्रम पोर्टल पर, वो लगातार चल रहा है। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में जो इंडिविजुअल्स हैं या हेल्थ संबंधित जो हम फैसिलिटी लेना चाहते हैं उसके लिए आरोग्य सेतु एप्लीकेशन पे हमने अपना एनरोलमेंट कराया था कोविड के लिए। और इसके अलावा आभा, इसका मतलब आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन, उसमें भी आप अगर इंश्योरेंस लेना चाहते हो या फिर अपनी जो डिजिटल रिपोजिटरी है जहाँ पर आप डेटा स्टोर करवा करके अपनी जो भी डॉक्टर से कंसल्टेशन करवाना चाहते हो तो उसमें एफिशिएंसी लाने के लिए गवर्नमेंट ने ये कर रखी है। इसके अलावा नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर, इस तरीके से कितने ही प्लेटफॉर्म है जिस पे हमने एनरोल कर रखा है और हमारा डेटा वहाँ पर अवेलेबल है। तो इस केस में गवर्नमेंट जो है वो इस डेटा को यूज़ करना चाहती है।
तो ऐसे में हमारे जो अभी पार्लियामेंट में एक लॉ है, एक बिल है, वो जो कि अटका हुआ है, अभी तक आ नहीं पा रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ। अब पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ अभी तक आया नहीं है, और दूसरी तरफ आप जो है डेटा को इस तरीके से कॉमर्शियल पर्पजेस के लिए यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पर एक कंसर्न आ जाता है कि जब तक आपके पास में कोई क्लियर विजन नहीं हो, तब तक आप कैसे इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी है, जो अभी ये ड्राफ्ट रिलीज किया गया है, इसमें एक फ्रेज यूज किया गया है, एक्सेसिबिलिटी। इसका मतलब क्या हो गया कि डेटा को एक्सेस किया जाए। बोले जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, हम उसको प्रमोट करना चाहते हैं, और उसमें जो स्टार्टअप इकोसिस्टम में कोई नया स्टार्टअप लॉन्च करे तो उनको डेटा की अवेलेबिलिटी हो जाएगी, तो वो इजीली अपनी, कहते हैं ना कि अपनी प्रोजेक्शंस कर पाएंगे कि हाँ फ्यूचर में किस प्लान पे काम करें जिससे कि उनको अच्छा फ़ायदा मिल सके। तो ऐसे में सरकार के द्वारा ये एक 180 डिग्री का स्विच किया गया है। मतलब ये कि जहाँ पर सरकार जो है वो प्राइवेट सेक्टर में डेटा को इस तरीके से अगर वैल्यूएट करने की कोशिश की जाती है तो उस पर लगाम लगाती है, तो उसी चीज़ को अगर सरकार अपने हाथों से करना चाहे तो ये तो एक तरीके से आप इधर जा रहे थे घूम करके आपने इधर टर्न ले लिया, मतलब कि आपने यू टर्न ले लिया। तो ये चीज़ ठीक बात यहाँ पर बताई नहीं जा रही है कि पर्सनल डेटा आप कलेक्ट करते हो वेलफेयर फैसिलिटीज़ देने के लिए, कॉमर्शियल इंटरेस्ट को या फिर मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार इसको यूज़ करे, तो ये बात ठीक नहीं है। क्योंकि आपके पास में डेटा सारे फार्मर्स का है, हेल्थ केयर वर्कर्स का है, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर्स का है, स्कूल चिल्ड्रन का है, बचा कौन है। तो ऐसे में आप अगर उस डेटा को यूज़ करते भी हो तो कम से कम कंसेंट तो लो, क्योंकि वहाँ पर जिस इंडिविजुअल का डेटा यूज़ किया जाए तो वहाँ पर उसकी सहमति तो होनी चाहिए। तो एक पॉइंट तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सहमति का पॉइंट होना चाहिए, और दूसरा कि प्राइवेट सेक्टर को रोकते हुए सरकार खुद क्यों यहाँ पर कॉमर्शियल पर्पजेस को पूरा करना चाहती है। तो ये दो कंसर्न तो यहाँ पर इसी एक पॉइंट में बता दिए। इसके आगे सरकार ने जिस तरीके से प्रीवियस कुछ पॉलिसीज़ लॉन्च की थी, जिसका सरकार को एक तरीके से कहते हैं ना विड्रॉ करना पड़ा वो पॉलिसीज़ को, जैसे कि अगर कॉमर्शियल पर्पजेस के लिए इस तरीके से गवर्नमेंट डेटा को यूज़ करती है, तो जो डेटाबेस बनाने का आपका पर्पज़ है ना, वो आपका वहीं पे डाइल्यूट हो जाएगा। क्योंकि डेटाबेस आप क्यों बनाते हो? स्टैटिस्टिक्स के लिए, जिससे कि आपको ये आइडिया लगे कि कितने लोग हैं वो टारगेटेड बेनिफिशियरीज़ हैं किसी भी स्कीम के लिए, कितने लोगों को हमें फ़ायदा देना है ना, और कहाँ पर रिस्क ज़्यादा है, किस रीजन में ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, ये सारी चीज़ें। बट आप इसको अगर कॉमर्शियल इंटरेस्ट में ले गए तो फिर जो वेलफेयर वाला टारगेट है ना वो बिगड़ जाएगा। ऐसे में देखो, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा एक पॉलिसी या प्लान स्टार्ट किया गया था, जिसमें यह था कि एक इंडिविजुअल को अगर अपने व्हीकल के लिए लाइसेंस लेना था या फिर ड्राइविंग लाइसेंस इशू करवाना था, तो अपनी कुछ रिलीजियस या सोशल मतलब जो स्टेटस है वो इन्फॉर्मेशन उनको शेयर करनी थी। पर उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कम्युनल वायलेंस का एक स्कोप बन गया था कि कहीं धर्म के नाम पे लड़ाई ना होने लग जाए, है ना, इस तरीके की टेंशन्स आने लग गई थी। तो अल्टीमेटली उसको विड्रॉ करना पड़ा था कि नहीं, बोले ऐसा ही कुछ सिचुएशन अभी निकल आएगी अगर ये चीज़ नहीं विड्रॉ की जाती है। तो इसके आगे अगर देखें, दूसरा इशू जो है वो ये इमर्ज होकर आता है कि हम यहाँ पर बताया जा रहा है कि डेटा को जो है वो ओपन किया जाएगा, और जो कि डिफ़ॉल्टली, दैट मीन्स ये एक वर्ड यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे कि वर्ल्ड बैंक जो है, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया जा रहा है इस पॉलिसी में जो कि वर्ल्ड बैंक के हिसाब से यूज़ किया जाता है कि भाई डेटा जो है वो सरकारों को बहुत सहायता प्रोवाइड करेगा कोई भी काम को आसानी से करने में, और वो डेटा अगर पब्लिक डोमेन में ओपन रहता है तो उससे क्या होती है, ट्रांसपेरेंसी आती है, और ट्रांसपेरेंसी आती है तो करप्शन रिड्यूस होता है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे सरकार ने भी इस पॉलिसी में अपनी तरफ से कहा है कि हम डेटा को डिफ़ॉल्टली ओपन करना चाहते हैं जिससे कि ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। पर सवाल ये है कि ये जो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी, वर्ल्ड बैंक जो जिस ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने की बात कर रहा है, उसके लिए तो आपके पास में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 अवेलेबल है। इसके अलावा नेशनल डेटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी 2012 भी आई थी इसी तरीके से, जिसमें भी जो गाइडलाइंस थी वो 2017 में उसके लिए रिलीज़ हो रखी हैं पहले से, है ना। और वो जो गाइडलाइंस है वो ध्यान में किसके लिए है कि मतलब किस में रिफॉर्म्स लाने के लिए थी, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में। तो सवाल क्या है कि आप ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करने की बात कर रहे हो डेटा को पब्लिक डोमेन में या डिफ़ॉल्टली ओपन करते हुए,
पर सवाल ये आ जाता है कि अगर डेटा आप ओपन कर रहे हो तो फिर उसको आप फ्रीली भी तो कर सकते हो, आप कॉमर्शियल पर्पजेस के लिए क्यों कर रहे हो? आप पैसा कमाने के लिए कर रहे हो ना, ये यहां पर गड़बड़ा जाती है। तो ट्रांसपेरेंसी प्रमोट अगर करना चाहते हो तो उसके लिए आपने प्रोविजन पहले से कर रखे हैं, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या है? ट्रांसपेरेंसी के लिए ही तो है कि भाई कहीं पर कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई काम हो रहा हो तो उसके बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप ले सकते हो। तो वो चीज़ तो ऑलरेडी आपके पास में है, और 2012 का आपके पास में नेशनल डेटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी भी है, जिसके लिए गाइडलाइंस 2017 में बन भी चुकी हैं। तो इस केस में आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो ट्रांसपेरेंसी है, तो आप ये कॉमर्शियल जो आपका टारगेट है ना, इसको हटाओ, एक ये बता रहे हैं। और लास्ट जो कंसर्न बता रहे हैं वो ये कि ये आपको पॉलिसी क्यों रिकंसिडर करने की जरूरत है। हमारे पास में जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क अवेलेबल है, एक बार उसको भी तो देखना जरूरी है ना, क्योंकि पुट्टा स्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई राइट टू प्रिवेसी फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंडर में। अब यहां पर आप किसी का डेटा अगर शेयर करते हो तो इसका मतलब उसकी प्रिवेसी ब्रीच होने का पूरा स्कोप है, इसका मतलब आपने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का ध्यान नहीं रख रहे हो यहां पे। दूसरी तरफ ये बात आ जाती है कि आर्टिकल 21 में क्या लिखा हुआ है कि आपको राइट टू लाइफ विद डिग्निटी दिया हुआ है, और उसमें प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अगर कानून आपके पास बना हुआ है तो उसके बेसिस पे तो देखा जाएगा कि हाँ जी, ये जो राइट टू लाइफ है या जो राइट टू प्रिवेसी की हम पर्टिकुलर यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो कि राइट टू लाइफ का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो सवाल क्या है कि आप राइट टू प्रिवेसी को अगर साइडलाइन करना भी चाहते हो तो आपके पास में लीगल बैकिंग तो होनी चाहिए, कम से कम पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी तो करवाओ इस पॉलिसी की, कम से कम एक लॉ तो बनवाओ, क्योंकि कानून जब तक नहीं बनेगा तब तक आर्टिकल 21 को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। अब जब कानून बनेगा तो सीधी सी बात है, पार्लियामेंट में प्रॉपर डिबेट होगा, और प्रॉपर डिबेट होगा तो एक अच्छे तरीके से एक पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो पाएगी। तो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग भी होनी ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कितने ज़्यादा 3 मेन कंसर्न्स हैं, और चौथा कंसर्न वो बता ही दिया था कि भाई जो ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर में जो कंपनियां काम कर रही हैं, जो कि डेटा शेयरिंग के लिए काम करती हैं, है ना, जो कि डेटा की मोनेटाइजेशन पे विश्वास करती हैं कि हाँ हमारे पास में जो डेटा है उसको हम सेल करके कुछ पैसा कमा लेंगे, या जिनके पास में कुछ डेटा है तो उसके एक्सचेंज के बेसिस पे। तो सवाल क्या है कि इतने सारे कंसर्न्स हैं तो इनको एक बार कंसिडर करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ऐसे में प्रिवेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। और कोई आप एनोनिमस, मतलब एनोनिमस का मतलब हो गया कि जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं पड़ रहा है, नॉन ट्रांसपेरेंट मैनर में इस तरीके से आप काम करोगे तो क्या वाकई में डेटा प्रोटेक्शन हो पाएगा? तो एक प्रॉपर इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए जो कि डेटा प्रोटेक्शन के लिए काम करे। और आपको पता ही है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल अभी तक भी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के रिकमेंडेशन के बावजूद अभी तक भी होल्ड पे चल रहा है, तो उसको प्रॉपरली एक तरीके से फॉर्मुलेट करना ज़रूरी है। ऐसे में ल्यूक रॉशर और उनके साथी लोगों ने ऑक्सफोर्ड इंटरनेट इंस्टीट्यूट में अपना एक नोट रजिस्टर कराया था। उसमें यह था कि एनोनिमाइज्ड मैनर में, मतलब नॉन ट्रांसपेरेंट मैनर में अगर आप डेटा को यूज़ करोगे तो वो बात ठीक नहीं है। एक दूसरी चीज़ क्या आ जाती है कि एक बार डेटा अगर यूज कर लिया, मान लो कि आपने किसी प्लेटफॉर्म पे लॉगिन कर दिया और अपनी जो भी इंफॉर्मेशन थी उस प्लेटफॉर्म के द्वारा डिमांड की गई वो आपने डाल दी, तो क्या आपके पास में वो राइट है वहां पर अवेलेबल कि आप राइट टू फॉरगेट मॉडल पे आप जा सको कि हाँ जी अब इंटरनेट पे इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के द्वारा मेरा डेटा यूज़ नहीं किया जाएगा। जैसे मान लो आपने लॉगिन किया कहीं पर भी, और लॉगिन करने के बाद में आप कहते हो यार ये प्लेटफॉर्म काम का नहीं है। अब आप उस प्लेटफॉर्म को अनइंस्टॉल तो कर दोगे अपने मोबाइल फ़ोन से या कहीं से भी, या वेबसाइट एक्सेस नहीं करोगे, पर आपका जो डेटा है वो डेटा तो उनके पास चला गया ना। तो यहाँ पर एक प्रॉपर रिलीज या फिर फॉरगेट मॉडल तो होना ही चाहिए ना। इस मॉडल पे देखो ऑलरेडी वेस्टर्न कंट्रीज या यूरोपियन कंट्रीज काम कर रही हैं कि राइट टू फॉरगेट अवेलेबल होना चाहिए, जबकि इंडिया में अभी तक इसके बारे में इतनी अवेयरनेस है नहीं कि राइट टू फॉरगेट हमें मिलना चाहिए। बेशक ये जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है इसमें इसके बारे में प्रोविजन किए हुए हैं, पर अभी तक तो वो बिल ही है, एक्ट बन ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो बात क्या आ रही है कि इन कंसर्न्स को एड्रेस करना ज़रूरी है, और एक प्रॉपर इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए या फिर कुछ पेनल्टीज फिक्स करनी चाहिए कि अगर कोई भी उस बॉडी या रूल रेगुलेशंस को अगर कोई वायलेट करता है तो उसके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि डेटा इज़ अ न्यू फ्यूल, ठीक है ना।
तो ऐसे में डेटा शेयर करने के लिए जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी हम कोलैबोरेशन की बात कर रहे थे ना शुरू में, वहां पर भी एक अपने आप में पेचीदगी बता रहे हैं राइटर, वो ये कि जब स्टेट गवर्नमेंट का कंसर्न आ गया और सेंट्रल गवर्नमेंट इसके साथ में कोलैबोरेट करना चाह रही है, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट फेडरलिज्म। और फेडरलिज्म का मुद्दा अगर आता है तो स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन दे रखा है हमारे पार्लियामेंट में राज्यसभा के द्वारा, जैसे कि नाम से पता पड़ रहा है राज्यसभा, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स, तो उनके साथ में कंसल्टेशन होना जरूरी है। कम से कम राज्यसभा में तो कंसल्ट करो आप इस बात को कि भाई स्टेट्स के साथ में डेटा को लेकर के हम ऐसा कुछ आगे प्लान कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि सीधी सी बात है, राज्यसभा है क्यों, राज्यसभा फेडरलिज्म के लिए तो शो करती है कि हमारे यहाँ पर बाइकैमरल सिस्टम है, और बाइकैमरल सिस्टम में देखा जाए तो राज्यसभा जो है स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाती है, राइट। क्योंकि स्टेट रिप्रेजेंटेटिव जो राज्यसभा के एमपीज हैं उनके इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, स्टेट के जो एमएलएज हैं उनका पार्टिसिपेशन होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने वाले लोग होते हैं ये। तो स्टेट के कंसर्न्स को अगर आप एड्रेस कर रहे हो, उनको साथ में ले रहे हो, तो राज्यसभा के लोगों से तो एक बार बात करो कम से कम आप। तो ऐसे में बोला 10 पेज का ये जो ड्राफ्ट रिलीज किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डेटा एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी का, इस पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है, नहीं तो गवर्नमेंट जो है वो डेटा ब्रोकर बन के रह जाएगी कि हाँ जी ब्रोकरशिप पैसा कमाएंगे। तो वो चीज़ क्या है, जो वेलफेयर स्टेट का जो टारगेट है जिसमें हम इतने कंसर्न ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उनको अंडरमाइन कर देगा नहीं तो, ठीक है। तो ये 3-4 कुछ कंसर्न्स थे वो हमने देखे, और 1-2 तो सजेशन भी दे दिए राइटर ने बीच में। आगे चलते हैं।